हेलो एवरीवन। विजन एकेडमी बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं मनीष वैष्णव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो एक 2026 मतलब 2 दिन पहले 26 अप्रैल 2026 को एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम लिया है। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है वो हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम जैसा ही है। 50 प्रश्न एमपी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और 50 लगभग 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या किया है, विजन एकेडमी ने ये तय किया कि सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन है वो सीजीपीएससी और व्यापम के बच्चों के लिए भी अत्यंत आवश्यक होंगे और इसी के मद्देनजर हमने इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया है। तो हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। प्रश्न 53 प्रश्न हमने समाहित किया है, इसमें कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें हैं। तो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमें समझ आएगा कि हम और किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्नों का क्रम जो है उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैंने 53 प्रश्न अलग से सामान्य अध्ययन के तैयार किए हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है और ये 2024 में कितना था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अभी वर्तमान में ये 69 है। अभी वर्तमान में कितना है, 69 है। लेकिन 2024 की बात कर रहे हैं तो 2024 में जो है ये था 62.4। 62.4। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत सरकार ने संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित साहित्योत्सव 2026 की थीम क्या रखी थी। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के द्वारा भी पढ़ा गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर जो है वो है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्तीय क्षेत्र, उद्योग एवं व्यापार में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड जो है वो आपको पता है कि भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके पश्चात पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को कि 2026 में पद्म भूषण अवार्ड जो है वो किसे मिला। तो बहुत लोगों को मिला हुआ है, लेकिन वित्तीय क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार में योगदान के लिए किसे मिला, तो यहाँ पे उदय कोटक को मिला है। उदय कोटक कोटक बैंक भी संचालित करते हैं, ये संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है उदय कोटक। अगला प्रश्न। सुमन सखी चैटबॉट, सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल पहल का उदाहरण है। सुमन सखी चैटबॉट एक एप्लीकेशन है और चैटबॉट है वह स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रदान करता है कि आप स्वास्थ्य के लिए आप कोई सा भी प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको जानकारी देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौड़ जनजाति में शब्द बारी का संबंध क्या है। गौड़ जनजाति में शब्द बारी का संबंध क्या है। देखिए ये प्रश्न एमपीपीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, एमपी में आया हुआ है क्योंकि एमपी में भी गौड़ जनजाति की बहुलता है और यही प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है। बारी शब्द हम लोग के लिए बहुत आसान है। देखिए कि खेल से, खेती से, विवाह से या धार्मिक क्रिया से आप आसानी से बता सकते हैं कोई भी कि ये जो है बारी जो है वो खेती से है। ये हम लोग घर के बाहर में, घर के पीछे तरफ जो है वो एक बारी जो है बनाते हैं जिसमें फल सब्जियां छोटी मोटी चीजें उगाते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान है छत्तीसगढ़ी वासियों के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया गया। किस अनुसूची को पूछ रहे हैं। 12 अनुसूची में से कौन सी अनुसूची है जिसमें जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो ये जनजाति सलाहकार समिति जो है वो बनाए हैं 5वीं अनुसूची के तहत। अनुसूची नंबर जो है वो 5वीं है। 5वीं अनुसूची के तहत ही जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं सभा और समिति क्या है। एक है सभा और एक समिति। वैसे इसका उत्तर तो प्रजापति ब्रह्मा आने वाला है। ठीक है, प्रजापति ब्रह्मा, सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां माना जाता है। सभा में क्या होता है कि सभा और समिति दो एक संगठन की तरह है। सभा में जो है वो विशिष्ट लोगों का संगठन है। यहाँ पे
विशिष्ट लोगों का संगठन। यहाँ पे विशिष्ट लोग भाग लेंगे और समिति जो है यहाँ पे सामान्य जन भाग ले सकते हैं, जन भाग ले सकते हैं। यही इसकी विशेषता है, सभा और समिति। ठीक है, तो ये जो है वैदिक साहित्य में है प्रजापति, प्रजापति को ब्रह्मा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? भारतवर्ष का उल्लेख, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। खारवेल कौन थे? खारवेल जो हैं वो कलिंग मतलब उड़ीसा के चेदी वंश के महान शासक थे और इनके नाम से पहली सदी में, पहली शताब्दी में, पहली ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है, मतलब शून्य से पहले और जो चलते हैं हम लोग क्रम है ना, तो उस समय ईसा पूर्व में इस हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसकी खोज की गई थी, उस अभिलेख बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दिए ना, खोज नहीं की गई थी, खोज जो है वो 19वीं शताब्दी में हुई उदयगिरी के पास। तो ये उदयगिरी के पास है, ये ध्यान दीजिएगा, उदयगिरी गुफा के पास है और इसकी खोज जो है वो 19वीं शताब्दी में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्राओं पे मिलता है? हिंद यवन का मतलब है इंडो ग्रीक शासक, है ना, इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के बारे में आप लोग तो काफी सारे चीजें पढ़े हो, मिनांडर के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कृष्ण और बलराम का अंकन किस शासक की मुद्राओं पे मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर है एगैथोक्लीज। एगैथोक्लीज या अगाथोक्लीज लिखा हुआ है, तो अगैथोक्लीज की मुद्राओं में कृष्ण और बलराम का अंकन मिलता है। ठीक है, मिनांडर जो है बाद में आपको पता है कि बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो ये इंडो ग्रीक शासक है। मिनांडर के बारे में तो जानते हैं, एगैथोक्लीज के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का लेखक कौन था? द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, ये प्रश्न एक थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ाई करने लायक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको पढ़ने के लिए सामान्य जो लुसेंट वगैरह की बुक में आपको ये प्रश्न नहीं मिलेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको नहीं मिलेगा, तो स्पेक्ट्रम को आपको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का लेखक कौन था? यहाँ पे राजा राम मोहन राय बिल्कुल भी नहीं है, केशव चंद्र सेन और कर्वे भी नहीं है। आपको राजा राम मोहन राय मतलब ब्रह्म समाज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, और उसके पश्चात डी के कर्वे कौन थे? डी के कर्वे विधवा विवाह विधवा विवाह प्रोत्साहन समिति से संबंधित थे। इन्होंने पुणे में एक विधवा महिला आश्रम भी खोला था और एक बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी स्कूल भी, विद्यालय भी खोला था। ठीक है, तो ये डी के कर्वे भी नहीं है, इसका सही उत्तर है HP ब्लातवस्की। ठीक है, HP ब्लातवस्की कौन है? तो आपको पता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना आपको पता है कि 1882 में हुई थी, सॉरी 1892 लिख दिया मैंने, 1882 में हुई थी। तो ये इसका सही उत्तर है HP ब्लावत्वस्की, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के लेखक हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये संयुक्त प्रांत किसान सभा की बात कर रहा है, न कि अवध किसान सम्मेलन की बात कर रहा है, न ही अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की बात कर रहा है। ठीक है, जब अवध किसान सम्मेलन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अवध के बारे में जब बात करेंगे तो इंद्र नारायण द्विवेदी का नाम सामने आता है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सही उत्तर है। लेकिन बाबा रामचंद्र कौन है? तो बाबा रामचंद्र जो है वो मैंने अभी जो बताया, ठीक है, कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, ये अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए थे, या अवध किसान सम्मेलन से जुड़े हुए थे,
जब संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की बात चलेगी तो इंद्र नारायण द्विवेदी ये नाम आने वाला है। संयुक्त प्रांत, अवध या अखिल भारतीय आएगा तो बाबा रामचंद्र। ठीक है। बंगाल में तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये किसानों तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946-47 में प्रारंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन मतलब देखो, यहाँ पे हम लोग 3 कठिया आंदोलन चंपारण में पढ़े थे। ठीक है, चंपारण के बारे में सभी जानते हैं। तेभागा आंदोलन भी एक प्रकार से किसानों के शोषण से संबंधित था। यहाँ पे क्या किया जा रहा था कि जमींदारों की खेतों पे किसान जो है वो काम करते थे और उनको जो है वो तीसरा भाग जो है वो काम करने के दौरान मिलता था लास्ट में। होता ये है कि जो पार्टनरशिप होता है जिसको हम लोग अधिया बोलते हैं, तो वहां पे जो किसान काम करते हैं उसमें 50% जो है वो किसानों को मिलता है। ठीक है, नॉर्मली ये उस समय भी होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पे किसानों का शोषण हो रहा था और यहाँ पे 3 भाग किया जा रहा था और 1 भाग जो है किसान को मिलता था, 2 भाग जो है जमींदार के हिस्से में जाते थे। और इसी नाम से ये 1946 में किसान जो है वो उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? 4 आश्रम है, आपको पता है। ठीक है, 4 आश्रम है। अब ये तो आप लोगों को पता है कि बहुत आसान है, मैं 4 आश्रम बोल रहा हूँ, 4 वर्ण नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 4 आश्रम बोल रहा हूँ, 4 वर्ण नहीं बोल रहा हूँ। तो 4 आश्रम भी आप लोगों को पता है। अब इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है जवालोपनिषद में। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का जिक्र है। ठीक है, प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा जाता है? देखो, इस प्रश्न का उत्तर आप समझ सकते हैं कि हम लोग मसालों की वजह से ही यूरोपीय आगमन हुए थे। जो वास्को डी गामा ने यहाँ पे कदम रखा था वो यूरोपीय आगमन हुआ था पहली बार, तो वो मसालों की वजह से था। और मसाले जो भारत में इतने फेमस थे उसमें से काली मिर्च, लौंग, इलायची ये ज्यादा फेमस थे। तो उन्हीं का व्यापार किया जाता था। और वास्को डी गामा जब पहली बार यहाँ से मसाले लेके जाता है बाहर विश्व में, फिर से यूरोप जाता है और उनको बेचता है, तो क्या होता है कि बेचने के पश्चात उसको 60 गुना ज्यादा फायदा मिलता है ना। उसके बाद फिर यूरोपीय आगमन जो है वो शुरुआत हो जाती है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यवन प्रिय किसको बोलते हैं? तो एक मसाला है जिसको यवन प्रिय बोलते हैं। यवन जो है वो एक देश का नाम भी है, आपको पता है ना, यवन। तो यवन प्रिय किसको बोलते हैं? तो यवन प्रिय बोला जाता है काली मिर्च को। ये ध्यान दीजिएगा, काली मिर्च को। निम्न में से कौन एक स्त्री अलवार संत थी? अलवार संत, निम्न में से कौन एक स्त्री अलवार संत थी, न कि पुरुष। ठीक है, देखो दक्षिण भारत में आपको पता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन, इसकी शुरुआत कहां पे हुई? दक्षिण भारत में। और अलवर संत, 2 संत थे, 2 प्रकार के, एक थे अलवर और एक थे नयनार। अलवर वो थे जो विष्णु के उपासक थे, विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते थे, वो अलवर कहलाते थे। ठीक है, ये क्या आ गया? विष्णु या उनके अवतारों की जो पूजा करते थे वो अलवर कहलाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि नयनार है। नयनार मतलब शैव, शिव की पूजा करते थे जो, वो कहलाते थे शैव। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि 12 अलवर संत और 63 नयनार संत के मिलकर इन्होंने तय किया, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, इन्होंने शुरुआत की थी। और इसी में से ये अलवर संतों में एक स्त्री थी जिसका नाम था अंडाल। क्या नाम था? अंडाल। तो इस चीज को आप लोग देखना कि ये हर बार प्रश्न परीक्षा में आता है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। दस्तावेज द फिलोसॉफी ऑफ द बम किसके अनुरोध पर भगवती चरण वोरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उसने उससे चर्चा की थी? द फिलोसॉफी ऑफ द बम, देखो ये जो मुद्दा है फिलोसॉफी ऑफ बम का या भगवती चरण वोरा का, तो आपको पता है कि भगवती चरण वोरा जो है वो नौजवान सभा के भी सदस्य थे, है ना, और HSRA के भी सदस्य थे। मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद ने तैयार की थी उसके वे सदस्य थे। और यही वो व्यक्ति हैं जो बम बनाने के लिए जाने जाते हैं। भगत सिंह सुखदेव ने
और चंद्रशेखर आजाद ने जब अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी के प्रयास से, प्रहार से, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, तो भगत सिंह और उनकी पूरी टीम ने तय किया, चंद्रशेखर आजाद उसमें पहले नंबर पे थे, नायक थे, तो उन्होंने तय किया कि हम अब उसे मार देंगे। तो यहाँ पे भगवती चरण वोरा से भी संपर्क किया गया कि बम बनाने के लिए ये व्यक्ति जो है वो काफी जानकार था, इसने उसकी पढ़ाई भी की थी, ठीक है। तो उसने बुक भी लिखी थी, द फिलोसॉफी ऑफ द बम। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें लिखा हुआ है कि उससे चर्चा किसने मतलब किससे चर्चा की थी, ठीक है, किसके अनुरोध पर भगवती चरण ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उससे चर्चा की थी। भगवती चरण की पत्नी का नाम था ताराबाई। ताराबाई ने भी बहुत सहयोग किया था पूरे, आप कभी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म देखोगे तो ताराबाई का जिक्र है उसमें, और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को भागने में भी मदद की थी। तो इसका उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं। अब देखिए प्रश्न, देखो ये प्रश्न जो है वो करंट से संबंधित है, ठीक है। जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रचा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? शुभांशु शुक्ला के बारे में आप लोग को पता है, सभी ने पढ़ा है इसके बारे में। और ऑप्शन देखिए, वह चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने। क्या ये सही है? ये तो सही है नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे, चंद्रमा पे कदम रखने वाले। उन्होंने खुले अंतरिक्ष में पहली भारतीय स्पेस वॉक सफलतापूर्वक की, तो ये भी व्यक्ति वही है ना? ये तो है नहीं। वह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। तो ये जो है एकदम करेक्ट उत्तर है, ये एकदम सही उत्तर है, तीसरा उत्तर, ठीक है, कि ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के रूप में कार्य किया। ये एकदम 100% जो है वो सही है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप क्रम नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? अब देखो यहाँ पे ताप क्रम के नियंत्रण के लिए जो है वो कौन उत्तरदायी होता है, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव मस्तिष्क में जो है वो जो भाग है उसी के बारे में बताया गया है कि जो जो बुद्धि से संबंधित है वो सेरिब्रम के बारे में बोलता है, जो बुद्धि संबंधी चीजों को नियंत्रित करता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि सेरिब्रम ये सामने में होता है और उसके साथ जो है वो सेरिबेलम होता है। अब यहाँ पे बीच में जो है वो हाइपोथैलेमस होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा जो है वो पीछे में होता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो है वो श्वसन संबंधी चीजें पे ध्यान देता है, दौड़ने वगैरह, चलने दौड़ने, सांस लेने में जो भी चीजें होती हैं उस पे नियंत्रण होता है इसका। सेरेब्रम जो है बुद्धि से संबंधित है। और यहाँ पे ध्यान देना कि हाइपोथैलेमस जो है ये ताप नियंत्रित करता है, ये ताप ठंडा गर्म ये सारी चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसका उत्तर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगला, यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं? ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पे माता पिता में से एक सिकल सेल रोगी है। सिकल सेल मतलब आप पता है आपको कि यहाँ पे खून की कमी हो जाएगी, ये सिकल हंसिए की तरह जो है वो शरीर की बनावट होने लगती है, हड्डी की बनावट होने लगती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिकल सेल रोगी को खून की, ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और धीरे धीरे एक स्टेज के बाद उनको बहुत ज्यादा मात्रा में खून चढ़ाना पड़ता है हर समय, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। और हाँ, ये सिकल सेल जो है वो एक अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक है, जेनेटिक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 50%। इसको आप अनुमान लगा के भी सही बता सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बायोस का मतलब क्या होता है? ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न तो मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोग बना सकते हैं, है ना। बायोस का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर आसान है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, एमपीपीसीएस का। आपको पता है कि एमपीपीएससी जो है वो छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा आसान प्रश्न पूछा हुआ है। और देखिए हम लोग देख सकते हैं कि हर प्रश्न वन लाइनर है, एमसीक्यूज पैटर्न फॉलो नहीं किया है एमपीपीएससी ने, ठीक है। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहला प्रयोग जॉन मैकार्थी नाम के व्यक्ति ने 1956 में किया था, ये ध्यान देना है। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, उन्होंने 1956 में सबसे पहले जो है वो इसका प्रयोग किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था? यहीं पे इस चीज को ध्यान देना। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, ठीक है, हमको पता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की रचना कब होती है? तो आनंद मठ की रचना जो है 1882 में होती है। यह किससे प्रेरित था? तो यह विद्रोह जो है वो सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था। मतलब यह आनंद मठ जो उपन्यास है वो सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था, और उसी के बारे में बोल रहा है कि किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत जो है वो गाया गया था। तो इसका उत्तर है सिपाही भवानंद। सिपाही भवानंद के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था। लेकिन ये वंदे मातरम जो है वो पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो यहाँ पे हम हमेशा ये प्रश्न बनता है कि 1996 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था वहां पे वंदे मातरम गाया गया था, और इस गीत को जो है वो गाया किसने था वंदे मातरम को? तो वंदे मातरम को गाने वाले थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को गाया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? देखिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले जब सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं संविधान, है ना, तो या पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ही ये जिक्र होता है कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो हमें पता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन पहली बार जब हुआ तो वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज तो ध्यान दे सकते हो आप लोग कि प्रत्यक्ष रूप से जहां जहां पे लिखा है उसको तो आप काट सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ है गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित, तो ये भी काट सकते हो। अब बचा क्या? कांग्रेस की प्रादेशिक समितियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक, और दूसरा बचा हुआ है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पे जितने कांग्रेस के राज्य थे, प्रांत थे उस समय, उनमें तय किया गया कि सभी राज्यों के विधानसभाओं की संख्या जो है वो 10 लाख में प्रत्येक 10 लाख में एक सदस्य निर्वाचित होगा। प्रत्येक 10 लाख में एक सदस्य जो है वो निर्वाचन उसका होगा, और इसी प्रकार से तय किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। कांग्रेस की प्रादेशिक समिति नहीं आएगी इसमें उत्तर। निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है? लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब बराबर वैल्यू है दोनों की, ठीक है। देखो पहला, धन विधेयक को पारित करना। धन विधेयक में ऐसा होता है क्या? धन विधेयक में विशेष भूमिका किसकी होती है? लोअर हाउस की, लोकसभा की विशेष भूमिका होती है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया गलत। दूसरा देखो, नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण। तो नवीन अखिल भारतीय सेवा के लिए राज्यसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 312 के जिक्र के बारे में बात कर रहे हैं। धन विधेयक संबंधी अगर करेंगे तो 110 आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो यहाँ पे भी ये भी जो है, यहाँ पे भी अविश्वास प्रस्ताव में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है, लोकसभा की भूमिका होती है, ठीक है। तो ये भी उत्तर आएगा क्या? यहाँ पे ये भी नहीं आने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आर्टिकल नंबर 75 के 3 में इसका जिक्र है। वैसे थोड़ा सा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, तो देखो 3 ऑप्शन तो हो गए गलत, लास्ट ऑप्शन एकदम 100% सही होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन मार सकते हो। अब वैसे देख भी सकते हो कि संविधान संशोधन विधेयक जब भी पारित करना होता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा विधेयक, उसके बाद वही विधेयक जो है वो अगले फिर लोकसभा राज्यसभा में से एक में जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर जो है सही है, संविधान संशोधन विधेयक, जिसका जिक्र आर्टिकल 368 में हम लोग करते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? अब ध्यान देना कि मध्य प्रदेश में, मतलब मैंने इस प्रश्न को रख लिया है। इस प्रश्न को अगर मध्य प्रदेश को आप हटा देते हो और छत्तीसगढ़ भी लिख देते हो तो ये समान प्रश्न जो है वो हमारे लिए भी काम का है ना।
देखो छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत का गठन किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? नगर पंचायत क्या होता है? नगर पंचायत क्या होता है कि ग्राम से शहर बन रहा है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र जो है वो क्या हो रहा है, ग्राम से शहर बनने की स्थिति, वहां की स्थिति आ गई है। मतलब पूरी तरीके से जो है वो उसका वो शहर बना भी नहीं है और गांव भी छूटा नहीं है उसका। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो नगर पंचायत उसी अवस्था को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग मानते हैं संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमणशील एक ट्रांजिशन इसका पीरियड है ना, ट्रांजिशनल है ये, तो ट्रांजिशन पीरियड में है नगर पंचायत। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है? एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसको सामान्यतः टीचर लोग, शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं हैं, बहुत डीप जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, एंग्लो इंडियन की बात चल रही है। हमने देखा है कि एंग्लो इंडियन का जिक्र किस किस आर्टिकल में था पहले? 331 आर्टिकल और 333 आर्टिकल, दो आर्टिकल में इसका जिक्र था। 331 नंबर का जो आर्टिकल है वहां पे क्या था? 331 नंबर के आर्टिकल में इसमें जिक्र था कि केंद्र में, मतलब लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन घोषित किया जाएगा। मतलब 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, सॉरी, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और 333 में क्या था? तो ये लोकसभा के लिए था पहला 331, और 333 जो है राज्य विधानसभा के लिए था, विधानसभा के लिए, कि राज्यपाल के पास एक शक्ति होगी और राज्यपाल जो है वो एक एंग्लो इंडियन को अपने यहाँ पे, जहां पे अगर लगता है कि एंग्लो इंडियन की संख्या भी वहां पे है, तो उनके नाम से एक व्यक्ति को एक सीट जो है रिजर्व कर सकता था। ये तो था पहले, ठीक है। ये कब तक था? 2020 तक। 2020 में क्या हुआ कि 104वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ, और 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया। मतलब एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति और राज्यपाल मनोनीत करते थे वो हट गए, ठीक है। अब जब हट गए तो एंग्लो इंडियन की बात कौन करेंगे? इस समुदाय के बारे में, अधिकारों और हितों की रक्षा के बारे में कौन करेगा? कौन सा एक आयोग है जो इनकी अधिकारों की रक्षा करेगा? तो उसको क्या किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और ये है आर्टिकल 338 में। किसमें है? 338 में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी जो आयोग है, उसको कहा गया कि आप जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों की और हितों की रक्षा के लिए जो भी दायित्व है वो आपका होगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 338, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और संविधान के जो आर्टिकल मैं बता रहा हूं उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बाद में काम आएंगे आपके। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती हैं? अब ये एक अच्छा प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सेवा शर्तें देखो, आर्टिकल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब बात चलती है तो आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की गठन और स्थापना के बारे में बात चलता है। मतलब 124 नंबर का आर्टिकल जो है उसमें यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। और जहाँ पे सेवा शर्तों की बात होती है तो 124 नंबर का आर्टिकल का सब आर्टिकल 2 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो सेवा शर्तें हैं या कार्यकाल हैं वो 65 वर्ष की आयु तक ये वहां पे काम करेंगे। 65 वर्ष की आयु, ठीक है। उच्च हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 65। तो ये आर्टिकल नंबर 124 का 2 ये इसका सही उत्तर है। संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्न में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी? संविधान संशोधन के अधिकार को पहली बार चुनौती किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी? अब देखो, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को पहली चुनौती प्राप्त हुई थी। अब ध्यान देना, केशवानंद भारती केस आने वाला है क्या? केशवानंद भारती तो 1973 की बात हो गई, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। गोलकनाथ केस आने वाला है क्या? गोलकनाथ भी नहीं आएगा क्योंकि ये 1967 की बात हो गई, तो ये भी उत्तर नहीं होगा।
अब बचा चंपकम दौराजन केस और शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस और चंपकम दौराजन केस। अब देखो चंपकम दौराजन केस क्या था कि चंपकम दौराजन एक ब्राह्मण महिला है, ठीक है, एक ब्राह्मण महिला है और ये मद्रास की थी। मद्रास की एक ब्राह्मण महिला है चंपकम दौराजन। इसके साथ क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज में इन्होंने पेपर दिया और मेडिकल कॉलेज में इनका नाम जो है मेरिट में था, लेकिन आरक्षण की वजह से इनका नाम जो है हटा दिया गया, इनको सीट नहीं मिला। अब जब इनको सीट नहीं मिला तो इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का शरण लिया, मद्रास हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के नाम से किसी को भी इस प्रकार से आप पद से हटा नहीं सकते या पद नहीं दे सकते, है ना, ऐसा नहीं होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन सरकार ने क्या किया कि मद्रास सरकार ने क्या किया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट में जब ले जाया गया तो वहां पे भी इस चंपकम दौराजम के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ पे इनके साथ जाति हो रहा है। तो अब स्थिति क्या हो गई, ये केस भी जो है 1951 का ही केस है और ये भी जो है वो पहले संविधान संशोधन को चुनौती देती है, लेकिन उससे पहले हम ध्यान देंगे कि शंकरी प्रसाद केस भी होता है और ये इसका सही उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने चंपकम दौराजन के केस में फैसला सुनाया इनके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके पक्ष में फैसला सुनाया, दोनों ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि हम लोग अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो आर्टिकल 15 के सब आर्टिकल बना देते हैं, सब आर्टिकल 4 में इसको रख देते हैं कि यहाँ पे जो है वो मेडिकल कॉलेज में सीटों के लिए आरक्षण विशेष परिस्थिति में मिलने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 15 का 4 जो है वो ये बना हुआ है जहां पे सीटों के लिए यूनिवर्सिटीज में आरक्षण की सुविधा की गई है ना। तो ये इस चीज को ध्यान देना। और उसके बाद है शंकरी प्रसाद केस, जो इसका सही उत्तर भी है। 1951 में शंकरी प्रसाद केस आता है और शंकरी प्रसाद केस जो है वो भूमि संबंधी सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है और इसने पहली बार जो है 1951 में ही शंकरी प्रसाद केस दाखिल किया जाता है और ये अनुसूची 9 से संबंधित है। अनुसूची 9 मतलब भूमि सुधार। अनुसूची 9 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या वहां पे नहीं की जा सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिन जिन मामलों को हम लोग अनुसूची 9 में रखते हैं, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस ये आपको समझ आ गया। केशवानंद भारती केस और गोलकनाथ को आप लोग थोड़ा सा जान रहे हो। गोलकनाथ केस में 1967 में क्या कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है उस पे उसको हटाया जा सकता है, मौलिक अधिकार जो है उनको नहीं हटाया जा सकता किसी भी प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे गोलकनाथ केशवानंद भारती जो केस है वहां पे ये बोला जाता है कि संवैधानिक जो ढांचे, जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे की बात यहाँ पे की जाती है, मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है केशवानंद भारती केस में। और बोला जाता है कि मूल ढांचे को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, बाकी संविधान में संशोधन जो है वो किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती जो है वो संविधान में संशोधन करने की बात करता है, गोलकनाथ के संविधान में संशोधन नहीं करने की बात करता है, ये मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करने की बात करता है। केशवानंद भारती मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे को आपको हटाना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखो कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, इसको हम लोग बता सकते हैं आसानी से, ये कहलाता है नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? नंदा देवी। अगला प्रश्न, दिए गए कथन के आधार पे नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। पहला, पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलते हैं, तो ये बहुत सही उत्तर प्रश्न है और ये सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान देना कि पश्चिमी भारत की पश्चिम तरफ ही तो भूमध्य सागर है और ये भूमध्य सागर से ही ये नमी लाने का काम करते हैं, ठीक है। ये भी उत्तर सही है, एकदम 100% सही है। इससे भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है, तो ये भूमध्य सागर से, देखो यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर है और यहाँ पे जो है वो भारत है, ठीक है, ये भारत वाला है। तो भूमध्य सागर से ये पश्चिमी हवाएं जो है, पछुआ पवनें जो है वो वर्षा लाती है, यहाँ से हिमालय से टकराती हैं और हिमालय से टकराने के पश्चात यहाँ पे वर्षा करती हैं। तो उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है इन्हीं वजह से, ठीक है। तो ये इसका उत्तर एकदम करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, ए, बी, सी इसका सही उत्तर है। सही उत्तर आपको समझ आ गया। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, अब देखो यहाँ पे भारत की सबसे लंबी झील पूछा है, बहुत आसान है। ये सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो कहाँ पे है? केरल में है।
अब बाकी झील जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा के तट पे है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोल्लेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। और एक है पुकोड़ झील। पुकोड़े झील जो है वो इसको इस प्रकार से पुकोड़े, ऐसा इस तरह से नाम है इसका, और ये जो है वो केरल में ही है। ये शांत मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है इस चीज को कि इन झीलों के बारे में। हाँ, उत्तर कौन सा है? तो उत्तर तो ऑप्शन सी है, ठीक है। 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोहित क्रम कौन सा था? ये 23-24 की बात कर रहा है कि चावल उत्पादन के बारे में। तो आपको पता है कि चावल उत्पादन के क्रम में सबसे पहले पश्चिम बंगाल काफी समय से था, ठीक है। काफी समय से पश्चिम बंगाल का नाम आ रहा था, बहुत समय से। लेकिन कुछ समय पूर्व तक पंजाब जो है वो इसमें 2023-24 में आगे हो गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। पहले पंजाब है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में द्वितीय स्थान पे था? अब मैग्नीज को हम छत्तीसगढ़ वाले भी पढ़ते हैं कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है। तो मैग्नीज मतलब मध्य प्रदेश है ना, हम लोग सुनते हैं बालाघाट वगैरह क्षेत्र। मैग्नीज के लिए पहला स्थान कौन सा है? तो वो तो एमपी ही है, ठीक है। दूसरा स्थान यहाँ पे कौन सा पूछा है? दूसरा स्थान पूछा है, तो ध्यान देना दूसरा स्थान मैग्नीज के लिए महाराष्ट्र होगा, दूसरा स्थान महाराष्ट्र। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम थी? अब ये काफी समय पहले की बात है, 2011। अब जनगणना, नई जनगणना शुरू हो चुकी है और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व इसका सबसे न्यूनतम है और वो है 17। जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि प्रति 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, इसमें रहने वाले, इसमें बसने वाले लोगों की संख्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? केवल 17 है। और 2011 के अनुसार जो है जब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की कितनी होती है? 189। ये 2011 के अनुसार है। 2001 के अनुसार कितनी थी? तो 154 थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की। तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? तो बिहार की है। और वैसे जो है जब हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लेते हैं तो सबसे ज्यादा दिल्ली की आ जाती है, जो 12,000 से भी ऊपर है। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट में 12,000 लोग वहां पे रह रहे हैं। अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवातीय तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया है? अक्टूबर 2025 की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार के चक्रवात आए हुए थे। एक था फेनल और एक था जो है मोन्था, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब अक्टूबर की बात करेंगे तो अक्टूबर की ही बात करेंगे तो मोन्था के बारे में उत्तर यहाँ पे होगा। मोन्था जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्रों से टकराता है, मोन्था, ठीक है, पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित करता है। ये उत्तर इसका सही। निम्न में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम अश्किनी था? अश्किनी प्राचीन नाम, ठीक है। प्राचीन नाम ऋग्वेद में सभी नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे व्यास नदी है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा था। विपाशा, बरसू मत बोलना, ठीक है। व्यास, व्यास से विपाशा, व्यास विपाशा याद होगा। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? चिनाब का अश्कनी था, चिनाब का अश्कनी था। झेलम नदी का वितस्ता था, झेलम वितस्ता। और रावी का परुष्णी था। ये आपको एक प्रश्न में 4 उत्तर मिल गए। अब ध्यान दीजिए कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था। तो ऑप्शन बी। ये प्रश्न ना बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। इतने प्रश्न, सरल प्रश्न छत्तीसगढ़ में नहीं आते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन एमपी के बच्चे भी इन प्रश्नों को आसानी से हल किए होंगे, इसलिए कट ऑफ बढ़ जाएगा वहां पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से थे? अब देखिए, ये प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रश्न भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से थे। तो हम पढ़ते हैं इसमें कि सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले एमपी आएगा, ठीक। उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है।
और तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति होती है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे ये क्रम कहाँ पे है, देखो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पे तीसरा कौन सा दे दिया है, सिक्किम, ठीक। यहाँ पे मध्य प्रदेश तो है, लेकिन यहाँ पे झारखंड आ गया है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी हिमाचल आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे महाराष्ट्र, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर आना चाहिए। सिक्किम नहीं भी होगा तो क्रम देखो, यहाँ पे क्रम जो है वो छत्तीसगढ़ को दिया नहीं है, तो सिक्किम इसके बाद है, ठीक है। तो ये इस चीज को, सी को ऑप्शन सही लेने वाला है, या फिर विलोपित भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा था। सही आरोही क्रम बताना है, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में बताना है कि सबसे कम क्षमता जिसकी है उसको उससे सबसे ज्यादा क्षमता की ओर जाना है, सबसे कम से सबसे ज्यादा जाना है। तो हम लोग पीछे तरफ से देखते हैं, तो पीछे तरफ से हम देखेंगे कि सबसे पहले गुजरात सबसे पहले आने वाला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे राजस्थान आने वाला है, तो गुजरात के बाद राजस्थान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो पहले से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे दो उत्तर, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, ये भी सही, ठीक है, लेकिन चौथे नंबर पे कर्नाटक आएगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जो है वो देना आसान नहीं होता है, इस चीज को हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तीन जो है वो आ गए, और यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो 4 अंक तक हमें याद करना पड़ेगा, और ये प्रश्न को मुझे भी ढूंढना पड़ा है गूगल में। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। डोंगला मीन टाइम को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में है। डोंगला, डोंगला मीन टाइम, देखो अभी तक क्या होता है, अभी तक हम लोग का टाइम क्या है, ग्रीन विच टाइम होता है। क्या होता है, ग्रीन विच टाइम होता है ना। और ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना जाता है, देशांतर को माना जाता है। मध्य प्रदेश में जब हम देखेंगे तो ये गुजरता है उज्जैन के पास से, ये उज्जैन के पास से गुजरता है ग्रीनविच टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश से किस जिले में स्थित है डोंगला ग्राम, तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के, अच्छा ये, हाँ ये उज्जैन ही इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश का उज्जैन ही इसका उत्तर है, डोंगला ग्राम, ठीक है। अब देखिए, किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। HTML का मतलब क्या होता है। अब इतना प्रश्न, सरल प्रश्न जो है वो कोई भी व्यापम के बच्चे भी इसको बना सकते हैं। तो HTML मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ई मार्ग एक ई गवर्नेंस समाधान है, ई मार्ग एक ई गवर्नेंस समाधान है। ऑप्शन, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए, राज्य राजमार्गों के रखरखाव के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको ध्यान देना आप लोग कि ये ई मार्ग जो है वो किसके लिए है। तो ई मार्ग जो है वो ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए है। ग्रामीण सड़कें मतलब कौन सी है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो सन 2000 में स्थापित बनाया गया था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और इसके अनुसार हर एक गांव को जो 500 मीटर के दायरे में है उनको मुख्य सड़क से जोड़ना था, ये इसका स्पष्ट नियम है। ST/SC क्षेत्रों में जो है वो, अनुसूचित क्षेत्रों में वो 250 मीटर इसमें वो था, 250 मीटर तक, लेकिन 500 मीटर यहाँ पे था, ठीक है, सामान्य सड़कों से जोड़ना था इसको। तो ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए ई मार्ग जो है वो एक पोर्टल तैयार किया गया है, ई मार्ग, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कोई भी ई गवर्नेंस समाधान है ये, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी है, और ये ई मार्ग एक ऐप भी है और एक वेबसाइट भी है। तो इस पे हम लोग ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए कोई भी आवेदन कर सकते हैं, और गवर्नेंस जो है वो समाधान करेगी जो भी सरकार है, ठीक है। तो ये एक केंद्र की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है इसमें। मौर्य सम्राट, अब ये प्रश्न देखिए, मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश से प्राप्त किस लघु शिलालेख में मिलता है। मध्य प्रदेश से प्राप्त, देखो इसमें क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश से प्राप्त, ये मध्य प्रदेश का प्रश्न है इसलिए मध्य प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया
कि मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश से किस लघु शिलालेख में मिलता है? मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ कहाँ मिलता है? एक मिलता है मास्की में, एक मिलता है गुर्जरा में, एक मिलता है नेटूर में, और एक मिलता है उद्गोलम में। ठीक है, उद्गोलम, चारों में मिलता है इसका। लेकिन ये पूछा है कि मध्य प्रदेश से प्राप्त किस लघु शिलालेख में मिलता है? तो मध्य प्रदेश में कौन है? मध्य प्रदेश में है गुर्जरा। मध्य प्रदेश में कौन है? गुर्जरा। और बाकी जो तीनों हैं वो कर्नाटक में है, ये ध्यान देना। मास्की, नेटूर और उद्गोलम कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो वो कर्नाटक पीएससी का पूछेगा उस प्रकार के प्रश्न। विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है? ऋतु, वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है विज्ञान की कौन सी शाखा? तो यहाँ पे ध्यान देना, जलवायु इसमें नहीं आएगा, समुद्र तो बिल्कुल कदापि नहीं आएगा, और भूकंप तो कदापि नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या है? मौसम विज्ञान से संबंधित है। कौन से विज्ञान से? मौसम विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न, सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है? सतत विकास, ठीक है, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को? तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें उत्तर है 169। एक सतत विकास के लिए ना 169 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 को कहां से प्रक्षेपित किया गया और इसके लैंडिंग स्थल की विशेषता क्या थी? ये बहुत आसान प्रश्न है। चंद्रयान 3 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। ये इसका सही उत्तर है। करेंट के प्रश्न पीएससी ने बहुत अच्छे से पूछे हुए हैं करेंट के प्रश्न, और इन प्रश्नों को हमने भी तैयार किया हुआ है। तो ये प्रश्न जो है काफी अच्छे हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आने चाहिए। इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था? तो ये अभी वर्तमान का प्रश्न है, एकदम करेंट का। ठीक है, इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप हुआ था 30 से 31 जनवरी 2026 को, ये ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप का आयोजन कब हुआ था? तो 30 से 31 जनवरी। अगला प्रश्न, CSIR राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? CSIR CSIR आपको पता होगा कि CSIR नेट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, पेपर है ना, विज्ञान जैसे साइंस विषयों के लिए। तो ये जो है वो कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। इसका उत्तर बहुत आसान है। CSIR जो है, एक ऑफिस इसका जो है वो लखनऊ में भी है, हैदराबाद प्रमुख है इसका। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या थी? नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे सैंपल सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नमूना पंजीकरण मतलब सैंपल सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भारत में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही? तो इसका उत्तर है 32। ठीक है, ये भी MPPSC का है, लेकिन केंद्र वाली प्रश्न है, केंद्रीय। 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसेट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया? तो इसका उत्तर जो है वो मुझे खोजना पड़ा है। इसका उत्तर जो है मैंने खोजा है, और इसका उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1982 इनसेट। तो ये प्रश्न जो है वो काफी टफ लगा मुझे अपनी तरफ से, लेकिन कुछ बच्चों को तो ये भी बन जाता है, वो पढ़ के आया रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो ये प्रश्न हमने काफी बार पढ़ा है छत्तीसगढ़ के बच्चों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गौर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? अब ये बहुत फेमस है। ठीक है, इस समय काफी आलोचना वगैरह भी हुई थी, और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट है, वो काफी जो है वो सनके हुए हैं। आपको पता भी है कि उन्होंने अभी ईरान में युद्ध छेड़ दिया है, इससे पहले वेनेजुएला में युद्ध छेड़ दिया था, और ट्रैफिक वॉर वगैरह के नाम से वो अपना जाने जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के देश के बारे में बात चल रही है, और ये एक सनकी शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी यही है। सर्जियो गौर जो है वो कहाँ के राजदूत थे?
संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत थे। अब इस प्रश्न के बाद जो है हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का मेरे पास फोन आ जाए, ठीक है। 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न दोबारा छत्तीसगढ़ में भी पूछा जा सकता है व्यापम की परीक्षाओं में, ठीक है। और इसको हमने पढ़ा भी है। महिला T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना। देखो महिला 50-50 जो वर्ल्ड कप हुआ था वो अभी कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। भारत श्रीलंका में, जिसके विनर कौन थे? तो इसके विनर आपको पता है कि इंडिया ही जीती थी। और इसके कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। इसको लड़के तो जो है वो सभी जान जाएंगे इसको उत्तर को, इन सारी डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ उनको, लेकिन छत्तीसगढ़ की लड़कियां जो हैं वो नहीं जान पाएंगी, क्योंकि मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि छत्तीसगढ़ की लड़कियां जो हैं वो भारतीय जो पुरुष मैच होते हैं T20 वगैरह, उनको बहुत तल्लीनता के साथ देखती हैं, बहुत उत्साह के साथ देखती हैं, लेकिन महिला टीम के बारे में उनको जब पूछोगे ना तो वो नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कि हरमनप्रीत कौर को बता भी दे, ठीक है, लेकिन उसके बाद ज्यादा जानकारी उनको महिलाओं के बारे में नहीं होती है। तो ये जो जीता था वो 50-50 मैच था। T20 वर्ल्ड कप जो है वो किन देशों के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो वो है इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा, ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये अभी 2026 की में होने वाला है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए आप देखने के लिए, ठीक है। अंतिम प्रश्न, ट्राईफेड की स्थापना किस वर्ष की गई? ट्राईफेड की स्थापना की गई थी 1987 में। अब इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? देखो इसका फुल फॉर्म जो है वो है ट्राइबल इंटरनेशनल, सॉरी इसमें इंटरनेशनल नहीं है, इसका फुल फॉर्म जो है उसमें आई शब्द आता नहीं है। ये ट्राइबल में TRI पूरा ट्राइबल आ जाता है, और उसके बाद आता है ट्राइबल फेडरेशन ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका इसमें ट्राइबल मतलब TRI ट्राइबल से जुड़ा हुआ है, फेडरेशन, और मार्केटिंग डेवलपमेंट, तो मार्केटिंग शब्द एम आता नहीं है, लेकिन इसके फुल फॉर्म में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये रहा MPPSC के करीब करीब 53 प्रश्न हमने लाए थे जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे, है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखते रहिए विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।